चलो करें स्टार्ट। ठीक है, कल तक क्या कर लिया था अपन ने? ठीक है, हमने कल सबसे पहले स्टार्ट करा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब इसमें अपन ने क्या क्या देखा था, तो पहले थोड़ा सा अपन एक बार रिकैप ले लेते हैं, जो लोग नए हैं उनको भी थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। तो हमने स्टार्ट करा था कहाँ से? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से। हमारे सिलेबस में 5 एक्ट्स हैं। कौन कौन से एक्ट्स थे ये? एक तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक पार्टनरशिप, एक कंपनीज एक्ट, एलएलपी और इसके अलावा एक सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। हम अभी स्टार्ट कर रहे थे इसको कहाँ से? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से। हमने सबसे पहली चीज क्या समझी थी कि एक्ट क्या होता है। तो पहली चीज तो ये बताओ, लॉ ज्यादा बड़ा होता है कि एक्ट ज्यादा बड़ा होता है? ठीक है, और इसके अंदर क्या होते हैं? सारे अलग अलग एक्ट्स आते हैं। एक्ट बनता कैसे है? ठीक है, एक कमेटी बनती है जो कि क्या करती है? ड्राफ्ट बनाती है। और उसके बाद क्या होता है? ठीक है, बिल्कुल। तो ये क्या होता है? ड्राफ्ट जाता है कहाँ पे? पार्लियामेंट में। और पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, अपर हाउस लोअर हाउस। जब ये दोनों हाउसेस उसको बिल को क्लियर कर देते हैं तो फिर फाइनली किसके पास जाता है? प्रेसिडेंट के पास में, और वो क्या करते हैं? उस पर अपनी असेंट देते हैं। और जैसे ही इन्होंने असेंट दी तो अब ये बिल क्या कहलाने लगेगा? एक्ट। इतना क्लियर था? ठीक है, अगर हम एक्ट की बात करते हैं तो एक्ट में क्या रहते हैं? अलग अलग चैप्टर्स रहते हैं और उनमें बटे होते हैं सेक्शंस। फिर उन सेक्शंस के अंदर आते हैं सब सेक्शंस। फिर उसके अंदर क्या आता है? क्लॉज। और उसके बाद उसके अंदर क्या आता है? सब क्लॉज। ठीक है, तो अगर इस सेक्शन 8(1)(c) को मैं पढ़ूं तो इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या है? सेक्शन 8 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी का सब क्लॉज 1। इतना क्लियर था सबको? ठीक है, सेक्शन क्या होता है? जो कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बताता है, किसी एक्ट के। सब सेक्शन क्या बताता है? उस सेक्शन के बारे में। ठीक है, फिर अगर अपन बात करें क्लॉज की, तो क्लॉज किसके बारे में बताता है? सब सेक्शन के बारे में। अच्छा, क्या क्लॉज किसी दूसरे सब सेक्शन के बारे में बताएगा क्या, कि वो सिर्फ उस सब सेक्शन के बारे में बताएगा? चलो, जैसे मान लो अगर यहाँ पे 8(1)(c) लिखा है तो 8(1) में जो लिखा है 1 किसके बारे में बता रहा है? 8 के बारे में। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख देती तो वो 2 किसके बारे में बताता? 8 के बारे में। मगर मैंने जैसे यहाँ पे लिखा 1(c), अभी 2(1) के बारे में बताएगा क्या कुछ भी? क्योंकि वो क्या है? एक अलग सब सेक्शन है। वो सेक्शन 8 के बारे में जरूर बता देगा मगर वो उसके दूसरे कोई सब सेक्शन के बारे में नहीं बताएगा। मतलब ये जो सब सेक्शन है ये किसके बारे में बताता है? सेक्शन के बारे में। और वो जो क्लॉज है वो किसके बारे में बताएगा? वो सब सेक्शन के बारे में। वो किसी और सब सेक्शन के बारे में नहीं बताएगा। तो ये बेसिकली क्या करते हैं? अपने काम से काम रखते हैं, इनको दूसरे की पंचायती में कोई मैटर नहीं रहता है। ठीक है, तो ये सिर्फ अपने वाले के बारे में बताएंगे, दूसरे की जिंदगी में क्या चल रहा है उसके बारे में आपको कुछ भी नहीं बताएंगे। यहां तक क्लियर था? चलो फिर अपन आगे बढ़े थे और अपन ने क्या देखा था? सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इसमें हमने पहले तो इसकी हिस्ट्री समझी थी कि इस एक्ट में अलग अलग सेक्शंस हुआ करते थे। मतलब ये 3 दोस्त थे। कौन से 3 दोस्त थे ये? सेल्स ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप और कॉन्ट्रैक्ट। मतलब पहले ये तीनों एकदम चड्डी बड्डी यार थे, सब एक साथ रहते थे। मगर अचानक से क्या हो गया? वही 3 लोगों की दोस्ती ज्यादा दिन टिकती नहीं है। तो अब इनमें से क्या हुआ? एक एक करके पहले तो सेल्स ऑफ गुड्स निकल गया, फिर पार्टनरशिप भी निकल गया, और फिर अकेला कौन बच गया यहाँ पे? कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये अपने अपने सेक्शन लेके यहाँ से निकल लिए। तो इन्होंने अपना बोरिया बिस्तर बांधा, तो सेक्शन 76 से लेके 123 बाहर हो गया। और उसके बाद में सेक्शन 239 से लेके 266 भी बाहर हो गया। तो अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बचा क्या है? सेक्शन 1 से 75 और 124 से 238। क्लियर है इतना? ठीक। हमें क्या सारे सेक्शन पढ़ने हैं यहाँ पे? नहीं, हमें सिर्फ वो पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में है। अब हमने इसमें सबसे पहले देखा था कि जब हमने यहाँ पे वर्ड पढ़ा था इंडियन, इससे क्या मतलब था? कि ये जो एक्ट बना है किसके लिए बना है? इंडिया के लिए। मतलब ये एक्ट कहाँ पे अप्लाई होगा? पूरे के पूरे इंडिया पे। ठीक है, कब बनाते हैं अपन इस एक्ट का? हैप्पी बर्थडे 1 सितंबर 1872 का इसका जन्म था। ठीक है, चलो अब हमने इसके बाद में कहानी समझी थी कि कॉन्ट्रैक्ट होता कैसे और कैसे बनता है। याद आ रही है अंकुश कहानी? अच्छे से याद है? ठीक है, तो कल का एक बार एग्जाम्पल रिपीट कर लेते जिससे वो रिकॉल हो जाएगा। अंकुश भाई कॉन्फिडेंस में आके चले गए थे श्रद्धा कपूर के पास में अपना प्रपोजल लेके, है ना? और फिर
एकदम अचंभित वाली चीज हो गई कि वो जो श्रद्धा कपूर थी उसने लड़के को हाँ कर दिया था। ठीक है, अब जैसे ही लड़की ने हाँ बोला तो हाँ बोलते सी अब क्या हुए थे इनके बीच में, कस्में वादे हुए थे, मतलब इन्होंने प्रोमिसेस करे थे एक दूसरे से, और बदले में कंसिडरेशन भी डिसाइड हो गया, है ना, कि मैं तुम्हें खाना बना के खिलाऊंगी, तुम मुझे घुमाने ले जाना। तो इस तरह से इनके बीच में डिसाइड हो गया था कि अगर मैं ये कर रही हूँ तो बदले में तुम ये करोगे, और बदले में कुछ करने को अपन क्या बोलते हैं, कंसिडरेशन। ठीक है, चलो, तो ये प्रोमिसेस और सेट ऑफ प्रोमिसेस जो भी थे ये जब कंसिडरेशन के साथ मिले, मतलब इन्होंने फाइनली अग्री कर लिया था कि हाँ हम साथ में रह सकते, तो इनके बीच में अग्रीमेंट हो गया था। मगर फिर वही जो देश का सबसे बड़ा सवाल था, वो लड़की को भी सता रहा था, ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो फिर फाइनली अंकुश भाई को समझ में आया कि हाँ यार, इस प्यार को कुछ नाम तो देना पड़ेगा, मतलब इसको उससे शादी तो करनी पड़ेगी अगर कानून की निगाहों में इस रिश्ते को वैलिड बताना है। तो मतलब एग्रीमेंट को भी अगर मुझे कानून की निगाह में वैलिड बताना है तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब ये एग्रीमेंट लीगली इन्फोर्सेबल होता है तब ये क्या कहलाता है, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फिर हमने एक एक करके क्या समझा था, यहाँ पे सारी टर्म समझी थी। तो सबसे पहले हमने देखा था यहाँ पे ऑफर। ऑफर का मतलब क्या होता है, जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को अपनी विलिंगनेस, इच्छा जताता है कि वो उसके लिए या तो कुछ करना चाहता है या फिर कुछ नहीं करना चाहता, और इसके लिए उसको क्या करना था, सामने वाले की असेंट लेनी थी। ठीक है, अगली चीज प्रॉमिस का मतलब क्या होता है, जैसे ही लड़की ने हाँ बोला था तो प्रॉमिस आ गए थे, मतलब जैसे ही एक्सेप्टेंस आई तो प्रपोजल पे जैसे ही एक्सेप्टेंस मिलती तो वो क्या बन जाता है, प्रॉमिस। ठीक है, फिर अगली चीज थी एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट कैसे बना था, जब यही प्रोमिस के साथ में जुड़ गया था कंसिडरेशन, तो हमने क्या मान लिया इसे, एग्रीमेंट। और फिर फाइनली क्या देखा, जब यही एग्रीमेंट होता है इन्फोर्सेबल बाय लॉ, मतलब कानून की निगाहों में क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा, तो फिर अपन इसको क्या मान लेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट है। क्लियर है इतना सबको, चलो बढ़ा जाए अब आगे। तो अब ऐसे अगर देखा जाए तो क्या एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में कुछ अंतर होता है क्या, ठीक है, तो क्या सारे एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल नहीं होते होंगे, ऐसा होता है क्या, मतलब देखो अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो कानून की नजर में कॉन्ट्रैक्ट तो एक वैलिड डॉक्यूमेंट है, मगर क्या सारे एग्रीमेंट कानून की नजर में वैलिड नहीं होंगे, ऐसा है क्या, क्योंकि तुम अगर ये सफर समझो तो ये कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या वो पहले एक एग्रीमेंट नहीं बना, अगर एग्रीमेंट ही नहीं आता तो क्या कॉन्ट्रैक्ट बनता, मतलब ये तो बेसिक सी स्टेप थी कि ऑफर आया सबसे पहले, फिर उस ऑफर पे एक्सेप्टेंस आई तो क्या बन गया, एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट ही क्या बना बाद में चल के, कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये तो तय है कि हर एग्रीमेंट आगे जाके, मतलब हर कॉन्ट्रैक्ट क्या होएगा, एक एग्रीमेंट तो होगा ही होगा, इतना तो हमें क्लियर है। ठीक है, हाँ अब वो चीज है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कानून की नजर में वैलिड है, मगर हर एग्रीमेंट कानून की नजर में वैलिड है जरूरी नहीं है, खाली वो वाला एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा जो क्या बन गया था, कॉन्ट्रैक्ट। ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। चलो अपन एक आसान सा एग्जांपल समझते पहले। मान लो तुम्हारे पापा ने तुम्हें ऐसा बोला कि अगर तुमने ये सीए फाउंडेशन की एग्जाम एक बार में क्लियर कर ली तो वो तुमको बाइक दिलाएंगे, स्कूटी दिला देंगे। ठीक है, अब ऐसा मान लेते हैं चलो कि तुम्हारी एग्जाम हुई, रिजल्ट आया और तुम एक बार में क्लियर भी कर लिए, और अब पिताजी पलट गए, अब क्या करें बताओ, केस कर दे पिताजी पे, है ना, आपने तो बोला था कि पास होऊंगा तो आप क्या करोगे, बाइक दिलाओगे, स्कूटी दिलाओगे, और देखो है ना, चले कोर्ट पे, देखे जज साहब ये आदमी पलट रहा है अपनी बात से, इन्होंने तो कहा था हमें कि हमें बाइक दिलाएंगे, स्कूटी दिलाएंगे, पर अब ये दिला नहीं रहे हैं, ऐसा कर पाएंगे क्या, है ना, पिताजी पे केस करा तो फिर तो अपन को पता है ना घर के रहेंगे ना घाट के, है ना, गाड़ी तो थी नहीं, अब सर पे छत भी नहीं है, ऐसी हालत हो जाएगी, तो ये तो अपन नहीं कर सकते थे। पर अच्छा मान लो अगर ऐसा होता कि ये अंकुश मेरे पास आया होता और ये मुझसे बोलता कि मुझे आपकी गाड़ी खरीदनी है सेकेंड हैंड में, मैं बोलती ठीक है खरीद लेना, अभी एक काम करो 10,000 दे जाओ, फिर आके ले जाना बाद में। अब मैंने से 10,000 ली और मैं उसको गाड़ी नहीं दे रही हूँ, मैं पलट गई, अभी क्या ये केस कर पाएगा मुझ पे, नहीं नहीं सब था हमारा, तो तुम तो मान लो ऐसा कर सकता है। अभी मैं इसको ऐसा बोल सकती हूँ क्या कि जब तेरे पापा ने नहीं दिलाई तब उनको तो उनके ऊपर तो केस नहीं करा, मेरे ऊपर किस मुंह से केस कर रहा है, तो यहाँ वो ऐसा नहीं करेगा ना, क्योंकि वहां पे रिश्ता कैसा था,
परिवार का रिश्ता था, तो वो होते हैं डोमेस्टिक नेचर वाले एग्रीमेंट। मतलब घर की अगर अपन बात कर रहे हैं तो वहां पे जो भी एग्रीमेंट होते हैं ये सब कैसे होते हैं, डोमेस्टिक नेचर के होते हैं। अगर मम्मी हमसे ऐसा वादा कर रही कि बेटा जा तू जी मन लगा के पढ़ाई करना, शाम को जब तू आएगी तो मैं बढ़िया तेरे लिए क्या करूंगी, पिज्जा या फिर बर्गर बना के रखूंगी, और जब तुम घर पहुंचे तो मम्मी ने तुमको लौकी की सब्जी दे दी रोटी के साथ में, अब क्या केस कर दे मम्मी के ऊपर इतनी सी बात पे कि देखिए जज साहब, इस महिला ने हमें वादा किया था कि हमें सैंडविच खिलाएंगी, ये खिलाएंगे, और आखिरी में लौकी खिला रही है। ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो हमारे घरेलू नेचर वाले एग्रीमेंट होते हैं ना, इनकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं होती। ये एग्रीमेंट हमने इस इंटेंशन से नहीं करा था कि अगर ये सामने वाला अपनी बात पूरी नहीं करता है तो अपन इसके ऊपर केस कर देंगे। ऐसा होता है क्या, मम्मी सामान लेने भेजा, अपन सामान लेके नहीं आए तो मम्मी ऐसा केस लगा देगी क्या कि जज साहब इस आदमी को काम सौंपा था और इसने करा नहीं है, ये मैं तो इसके ऊपर केस फाइल करती हूँ। ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे हमारा ऐसा इरादा ही नहीं था कि हम कभी इस मैटर को कोर्ट में लेके जाएंगे भी। तो सबसे मेन चीज क्या होती है कहीं पे भी, कि आपका इंटेंशन क्या है। अगर आप लीगल रिलेशन बनाना चाहते हो तो फिर तो वो क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट। मगर आप लीगल रिलेशन बनाना ही नहीं चाहते हो तो फिर तो ये क्या रहेगा, सिर्फ एक अग्रीमेंट बन के ही रह जाएगा। तो थोड़े थोड़े डिफरेंस होते हैं इन सब चीजों में। अब एक एक करके अपन समझते हैं कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला तो अगर अपन देखा जाए तो बचपन से ही देख रहे हैं, जब भी कोई डिफरेंस बिटवीन आता है तो डिफरेंस बिटवीन में हम क्या देखते हैं कि पहला डिफरेंस हमेशा अपन मीनिंग का लिख देते हैं। तो एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, जब प्रोमिसेस कंसिडरेशन के साथ आते तो वो क्या बन जाता है, एग्रीमेंट। और अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो एग्रीमेंट जो कि होते हैं इन्फोर्सेबल बाय लॉ, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है, तो फर्स्ट पॉइंट तो अपना ऐसे ही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं अभी स्कोप की। स्कोप का मतलब क्या है, यहाँ पे कौन कितना फैला हुआ है। ज्यादा बड़ा कंसेप्ट कौन सा होगा, एग्रीमेंट का या फिर कॉन्ट्रैक्ट का। अब तुम्हें यही लगेगा कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि तो कानून की बात आ गई है, मगर अब तुम सोचना, अभी हमने देखा था कि एक एग्रीमेंट कैसा था, घरेलू नेचर का था अपना, कि घर में कर लिया, ठीक है। और एक एग्रीमेंट कैसा था यहाँ पे, जो एकदम ऑफिशियल वाला था। मतलब अगर अपन एग्रीमेंट की बात करते हैं तो इसमें दो तरह के एग्रीमेंट आते हैं, एक तो डोमेस्टिक वाले आ जाएंगे और दूसरे कौन से आते हैं यहाँ पे, लीगल वाले। ठीक है, तो डोमेस्टिक या फिर सोशल एक ही तरह के एग्रीमेंट होते हैं, और उसके अलावा एक और होता है लीगल वाला। डोमेस्टिक नेचर में क्या कभी केस कर पाते हैं क्या अपन, नहीं, मगर लीगल वाले में अपन कर सकते हैं। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो ये तो तुम्हें पता है कि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए उसको एक अग्रीमेंट होना तो जरूरी है, मतलब वो अग्रीमेंट तो है, मगर वो इन दोनों में से कौन सा वाला अग्रीमेंट है। क्या लीगल अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा या फिर सोशल डोमेस्टिक वाला, लीगल वाला। मतलब जब मैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की बात करूंगी तो कॉन्ट्रैक्ट में खाली वो अग्रीमेंट आते हैं जो कि लीगल वाले होते हैं, मगर जब मैं एग्रीमेंट की बात कर रही हूँ तो यहाँ तो दोनों टाइप के एग्रीमेंट्स आते हैं, एक तो लीगल वाले भी और उसके अलावा जितने डोमेस्टिक सोशल एग्रीमेंट होते हैं वो सब भी आते हैं। तो फिर ज्यादा बड़ा कौन सा हुआ, एग्रीमेंट हुआ, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीजें कवर हो रही, मगर कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ कौन सा वाले से डील करेगा, लीगल से। हम्म, अगर उस एचयूएफ की डीड बनी हो, जैसे पार्टनरशिप की डीड बनती है वैसे एचयूएफ की भी डीड बनती है, अगर वहां पे कुछ चीजें इस तरह से लिखी गई हैं तो फिर वो वैसी मानी जाएगी। ठीक है, तो जो चीज राइटिंग पे है उसका तो लीगल इफेक्ट रहेगा, जो उस अग्रीमेंट में नहीं लिखा तो उसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है। ठीक, चलो, तो ज्यादा बड़ा क्या हुआ फिर, एग्रीमेंट, क्योंकि यहाँ पे दोनों टाइप के एग्रीमेंट आते हैं, लीगल भी और साथ में डोमेस्टिक सोशल भी। मगर कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट कैसा रहेगा, नैरो, क्योंकि ये सिर्फ कौन से वाले एग्रीमेंट से डील करता है, जो कि लीगल होते हैं। क्लियर है, चलो अब अगला क्या बोल रहे हैं, लीगल ऑब्लिगेशन। लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, चलो सबसे पहले बताओ लीगल का मतलब क्या है। ठीक है, कानून वाली बात कर रहे हैं अपन, ठीक। और ऑब्लिगेशन क्या होती है, जिम्मेदारी। ठीक है, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है जिम्मेदारी। चलो, तो लीगल ऑब्लिगेशन अब अगर मैं एक साथ बोलूं तो क्या हो गया, कानूनी तौर पे कुछ करने की जिम्मेदारी। और ये कब आएगी, जैसे मान लो ये मुझे 10,000 दे के गया था, मुझे इसको गाड़ी देनी थी, तो अगर ये 10,000 दे रहा है तो क्या मेरी ये कानूनी तौर पे जिम्मेदारी है कि मुझे इसको गाड़ी बेचनी पड़ेगी। ये चीज समझ में आ रही है, या उल्टा समझ लो मैंने इसे गाड़ी दी है तो अब ये इसकी कानूनी जिम्मेदारी कि इसको मुझे क्या करना है, बदले में पैसे देने हैं।
तो ये क्या होता है, लीगल ऑब्लिगेशन। अच्छा, ये लीगल ऑब्लिगेशन का जो इंटेंशन है क्या कॉन्ट्रैक्ट में होगा? वहां तो होगा ही होगा, क्योंकि वहां पे तो सिर्फ वही वाले एग्रीमेंट आ रहे थे जो कि लीगली इन्फोर्सेबल होते हैं। मतलब यहाँ तो लीगल ऑब्लिगेशन पक्के में होगा ही होगा। मगर जब मैं एग्रीमेंट की बात कर रही हूँ तो क्या यहाँ पे लीगल ऑब्लिगेशन हो ऐसा जरूरी है क्या? नहीं, क्योंकि अगर ये डोमेस्टिक वाला अग्रीमेंट निकला फिर तो लीगल ऑब्लिगेशन आनी नहीं है। ये चीज क्लियर है? अगर अपने छोटे भाई को बोला था जा जाके पानी ले आ, नहीं दे रहा लाके, केस करेंगे क्या उसके ऊपर? नहीं। ये चीज समझ में आ गई? क्योंकि जब ये डोमेस्टिक नेचर का एग्रीमेंट था तो फिर इसमें यहाँ पे ऐसा कोई इरादा नहीं था अपना कि अपन सामने वाले के ऊपर केस करेंगे। ठीक है, तो अगर लीगल ऑब्लिगेशन की बात करें तो एग्रीमेंट में लीगल ऑब्लिगेशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। कौन से केस में होगी? जब एग्रीमेंट कैसा हो, लीगल। और कौन से केस में नहीं होगी? जब एग्रीमेंट कैसा हो, डोमेस्टिक या फिर सोशल। कॉन्ट्रैक्ट के केस में बात करें तो यहाँ तो लीगल ऑब्लिगेशन पक्के में होगी ही होगी। मतलब यहाँ पे क्या लिखा इन्होंने, नेसेसरीली क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशन। ये क्लियर हुआ? तो एग्रीमेंट में मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मगर कॉन्ट्रैक्ट के केस में नेसेसरी पक्का है, होगा ही होगा। क्लियर है तब? चलो अब लास्ट क्या बोल रहे हैं, नेचर की बात कर रहे हैं। तो नेचर सब इनका क्या मतलब है? हमने एक चीज समझी थी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले एक अग्रीमेंट का होना जरूरी है ना? मतलब पहले एग्रीमेंट होगा तभी क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। ठीक है, चलो मगर क्या एग्रीमेंट के केस में ऐसा होता है क्या? मतलब जरूरी है क्या कि हर एग्रीमेंट आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट ही बने? ऐसा तो बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर वो डोमेस्टिक नेचर वाला एग्रीमेंट निकला फिर तो वो आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं, मगर वो लीगल वाला एग्रीमेंट हुआ तो फिर वो आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ठीक है, तो अगर अपन पहले यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या लाइन लिखी है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि हर कॉन्ट्रैक्ट एक अग्रीमेंट होता है? ये तो क्लियर है। मगर यहाँ क्या बोल रहे हैं, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या ये स्टेटमेंट भी सही है कि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो? ऐसा नहीं है। ये चीज समझ में आ गई? पक्का? ठीक है, तो अगर अपन इस वाले केस की बात करें तो ऐसा बोल सकते हैं कि हर आशिक पति बन जाए ऐसा जरूरी नहीं है, और हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाए ऐसा भी जरूरी नहीं है। ठीक है, सिर्फ वो अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे जो कि कैसे होंगे, लीगली एनफोर्सेबल। क्लियर हो गया? चलो, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपन आगे। अब जैसे हमने यहाँ पे एक एक टॉपिक देखे थे, जैसे सबसे पहले हमने ऑफर देखा था, फिर प्रॉमिस था, एग्रीमेंट था, कॉन्ट्रैक्ट था। अब इस चैप्टर में हमें इन्हीं टॉपिक्स को डिटेल में एक एक करके बताया हुआ है। जैसे सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, यहाँ पे पूरा हम ऑफर के बारे में देखेंगे कि ऑफर क्या होता है, फिर उसके अंदर क्या आते हैं, फिर ऑफर के टाइप्स क्या होते हैं, फिर ऑफर किससे अलग होता है। तो सारी चीजें अपन यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपन इसको सबसे पहले ऑफर से। ऑफर की डेफिनेशन कहां पे बता के रखी थी? क्लॉज बोलूं कि सबसेक्शन बोलूं? पर अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने बोला था कि सेक्शन के बाद में क्या आता है उसका, सब सेक्शन। तो फिर ये 2 के केस में मैं पलट क्यों गई? क्योंकि ये सेक्शन 2 है और 2 हमेशा दोगलापन दिखाता है। सेक्शन 2 में क्या होगा, यहाँ पे 2 के बाद में अपन जो बोल रहे हैं उसको अपन बोलेंगे क्लॉज, क्योंकि यहाँ पे ये जो सेक्शन 2 है किससे डील करता है, डेफिनेशन से। और डेफिनेशन सारी एक दूसरे से अलग होती हैं, ये किसी एक के बारे में नहीं बताती, इसलिए अपन डायरेक्टली सब सेक्शन की जगह इसको क्या बोल रहे हैं कि ये क्लॉज है। ठीक है, चलो अब ऑफर में अपन को सबसे पहला टॉपिक जो देखना है वो है एसेंशियल्स ऑफ ऑफर। एसेंशियल का मतलब क्या होता है, जरूरी या इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। मतलब ऑफर होने के लिए ऐसी क्या जरूरी चीज है या क्या इंपॉर्टेंट चीज है, हमको सबसे पहले वो देखना है। चलो अब एक बेसिक से स्टार्ट करना। ये जो पूरा एग्जाम्पल था अंकुश वाला, इसमें सबसे बेसिक चीज क्या होना जरूरी थी? नहीं, ऑफर तो था, मगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था? अब मैं एकदम मतलब हंसी मजाक वाली बात में बोलूं तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे अंकुश का होना था। अगर अंकुश ही नहीं होता तो फिर क्या उसका ऑफर होता, उसका प्रपोजल होता?
और चलो मान लिया अंकुश है भी, मगर सामने लड़की ही नहीं होती, ये निकला भाई अपना पोपटलाल, है ना, जीवन में कोई है ही नहीं, तो क्या ये अपना ऑफर किसी के पास लेके जा पाता क्या? नहीं। मतलब सबसे बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं देखूं ऑफर के लिए, तो कोई ऑफर देने वाला होना चाहिए और कोई ऑफर लेने वाला भी होना चाहिए। अगर ये दोनों ही नहीं है फिर तो ऑफर होगा ही नहीं। ठीक, तो सबसे पहले जरूरी चीज क्या है? इंसान का होना। तो एक इंसान जो ऑफर दे दे और एक जो क्या करे, ऑफर को ले ले। अब ये ऑफर देने वाले को अपन क्या बोलते हैं? प्रॉमिसर, या फिर क्या बोलते हैं उसको अपन? ऑफरर। ठीक है, चलो तो सबसे पहली चीज अपन ने क्या देखी? एक होता है ऑफरर, जो कि कौन होता है? ऑफर देने वाला। और फिर एक कौन होगा? ऑफर लेने वाला भी होगा एक। तो ऑफर लेने वाले को अपन क्या बोलते हैं? ऑफरी। ठीक है, एक होता है ऑफरर और एक होता है ऑफरी। अब जब भी हम लॉ पढ़ते हैं ना, तो लॉ में हमेशा पार्टीज के नाम से बात नहीं करते हैं। यहाँ पे हमेशा क्या होता है, कुछ तरह से टर्म दी जाती है। जैसे अगर अपन कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं तो एक पार्टी क्या होगी? ऑफरर, जिसने ऑफर दिया होगा। और एक और पार्टी कौन सी होगी? ऑफरी, जिसने ऑफर लिया होगा या एक्सेप्ट कर लिया होगा। ठीक है, ऑफरर का ही दूसरा नाम होता है प्रोमिसर। प्रोमिसर मतलब जिसने वादा किया होगा, और जिसने उस वादे को ले लिया होगा वो क्या कहलाएगी? प्रोमिसी। तो यहाँ पे सिंपल सा कंसेप्ट चलता है इनका, बस उसके आगे क्या करते हैं? OR या फिर EE लगाते जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई गिफ्ट देता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? जैसे अपन बोलते हैं ब्लड डोनेट करा, तो वो कौन होता है? ब्लड डोनर होता है, डोनर बोलते हैं अपन। और जिसने लिया उसको अपन क्या बोलेंगे? आखिरी में ई लगाना है तो वो क्या हो जाएगी? डोनी, है ना। ऐसा लगता है पालतू कुत्ते का नाम रखा है, पर ठीक है, यहाँ पे लॉ में ऐसे ही कंसेप्ट चलते हैं। ठीक है, तो अभी जब जब अपन कुछ भी ऐसा देखेंगे तो तुमको दिखेगा हर जगह कि इस तरह से OR और EE लगा देते पीछे, और यही हो जाते हैं इनके पार्टी के नाम। ठीक है, यहाँ कभी नाम लेके नहीं बुलाते, हमेशा यहाँ पे पार्टीज को ऐसे ऑफरर या ऑफरी इस टाइप से बुलाया जाता है। ठीक है, चलो तो सबसे पहला एसेंशियल अपन ने क्या समझा? एक तो ऑफर देने वाला होना चाहिए और दूसरा कौन होना चाहिए? ऑफर लेने वाला। तो ऑफरर बोले तो पर्सन मेकिंग ऑफर, जिसने ऑफर दिया है। और ऑफरी कौन होता है? पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड, जिस पर्सन को ऑफर दिया गया वो कौन है? ऑफरी। क्लियर हुआ ये? ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला? प्रोमिसी या फिर एक्सेप्टर, मतलब जिसने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रोमिसी या फिर एक्सेप्टर। समझ में आ गया ये? ठीक है, अब अगली चीज क्या जरूरी थी ऑफर में? चलो ऐसा मान लेते कि मैंने घर खरीदा। ठीक, अभी तुम सब मुझसे क्या उम्मीद करोगे? पार्टी की उम्मीद, ऑब्वियसली। पर ठीक है, ये पार्टी देना है कि नहीं, ये मेरे मन में आना चाहिए। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्या मैटर करता है यहाँ पे? मेरी इच्छा है भी या नहीं, मैं नियत रखती हूँ कि नहीं पार्टी देने की, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सेम चीज ऑफर में भी होगी। क्या वहां पे सामने वाले की इच्छा है भी या नहीं कुछ करने की? मुझे ये पेन बेचना है, मगर उसके लिए क्या होना चाहिए? मेरी विलिंगनेस होनी चाहिए, मेरी इच्छा भी है कि नहीं ये पेन बेचने की। जब तक वो ही नहीं होगी तब तक क्या ऑफर होगा क्या? ऑब्वियस सी बात है। चलो तो विलिंगनेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और उससे भी ज्यादा क्या है? उस विलिंगनेस को एक्सप्रेस करना। चलो मान लेते मुझे पेन को बेचना भी था, मेरी इच्छा भी थी, मगर मैं यहाँ आई और मैं यहाँ के चुपचाप ऐसे खड़ी हो गई और तुम सबको देख रही हूँ। अब ऐसे मेरे देखने भर से तुमको समझ में आएगा क्या कि मैं यहाँ पे पेन बेचने के लिए आई हूँ? नहीं। जब तक मैं इसको जताऊंगी नहीं तब तक तुम्हें समझ में आएगा क्या? मतलब ऑफर को जताना जरूरी है। अगर अंकुश भाई श्रद्धा कपूर के सामने जाके मस्त खड़ा हो जाता और ऐसे झूमता रहता, तो क्या वो श्रद्धा समझ पाती कि भाई कुछ ऑफर देने आया है? वो क्या समझती, इसको कोई तकलीफ हो रही है, बैठ के झूम रहा है यहाँ पे? ठीक है, तो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? विलिंगनेस का होना, और साथ ही साथ आपको उसको क्या करना है? एक्सप्रेस भी करना है। ठीक है, तो छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता, या लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में नहीं चलते हैं, आपको विलिंगनेस एक्सप्रेस करनी ही पड़ेगी। ठीक है, और ये विलिंगनेस किसके लिए होती है? कुछ करने के लिए या फिर कुछ नहीं करने के लिए। चलिए कुछ करने के लिए तो समझ में आता है कि मुझे पेन बेचना था या मुझे कुछ बेचना था, कुछ भी काम करना था, इसका ऑफर था। ये कुछ नहीं करने का ऑफर क्या होता होगा? वो 5 स्टार का एड चल रहा है क्या कि कुछ नहीं करके देखो अच्छा लगता है?
कुछ नहीं करने का भी ऑफर हो सकता है क्या, कि मैं ये काम नहीं करूंगी, ये मेरा ऑफर है? ऐसा भी पॉसिबल होता है क्या कहीं, कि उसके भी पैसे मिल रहे नहीं करने के? हो सकता है। अब देखो एक एग्जांपल समझना, जैसे मान लो तुम्हारा नाम क्या है? अनीशा। अब मान लेते हैं ऐसा, अनीशा बहुत ही बेहतरीन गाना गाती है, मतलब ये खड़ी होती है गाने तो एकदम वहां पे लोग तालियां बजा बजा के थकते नहीं है, ठीक है। अगला तुम्हारा नाम क्या है? पारुल, ठीक है। अब पारुल को ना उसी सिंगिंग कंपटीशन में पार्ट लेना था जिसमें अनीशा भी थी, और वहां पे प्राइज में मिलने वाला था एक लैपटॉप। अब पारुल को लैपटॉप चाहिए ही चाहिए था, अनीशा को ऐसा जरूरत नहीं थी, ठीक है। अब पारुल को पता था कि इसके गाने में अभी इतना दम नहीं है, क्योंकि इसने गाना भी कौन सा डिसाइड करके रखा था, वो कुर्ता पजामा काला काला, ठीक है। तो इसको समझ में आ गया था कि यार मैं जीतने से तो रही, और ये सामने अगर गाना गा रही फिर तो मेरी चांसेस है ही नहीं। इसने अनीशा से क्या बोला कि सुन, अपन ने एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, तू मुझसे अभी 2000 ले ले, तू कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी मत लेना, तू इसमें कंपटीशन में पार्ट मत लेना, ठीक है। अनीशा को भी लगा ठीक है यार, अपनी बचपन की दोस्त है, इसके लिए इतना तो कर सकते, इसने 2000 ले लिया और इसने बोला ठीक है मैं कंपटीशन में पार्ट नहीं लूंगी। मतलब अगर अब देखा जाए तो इनके बीच में जो अग्रीमेंट हुआ था, उसने ऑफर किस चीज का दिया था? कुछ नहीं करने के लिए ऑफर दिया था, कि अगर तू पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो मैं तुझे 2000 रुपए दूंगी। ये चीज समझ में आ रही है? मतलब यहाँ पे ऑफर कैसा था? कुछ नहीं करने वाला, कि अगर ये नहीं करा तो फिर मैं बदले में ये चीज दे दूंगी। ये चीज समझ में आ गई? मतलब इनको अपनी विलिंगनेस एक्सप्रेस करनी है कि ये कुछ करने को रेडी है या फिर ये कुछ नहीं करने को रेडी है, ठीक है। ये हुआ क्लियर? अच्छा, अब ये जो पारुल ने इससे पूछा था कि तू अगर पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो मैं 2000 दूंगी, एक तो ये तरीका होता है। ये इसमें क्या कर रही थी? जानना चाह रही थी कि ये अग्री करती है नहीं, मतलब इसकी इच्छा क्या थी? जानने की, इस पर अपनी सहमति दे रहे या नहीं। क्या पारुल इसकी कान पे बंदूक रख के ऐसा पूछ रही थी क्या? बता जाएगी क्या कंपटीशन में, ऐसा पूछा था क्या इसने? नहीं। मतलब इसका इंटेंशन प्योरली क्या था कि इसको अपना ऑफर तो दिया इसने, मगर इसको सामने वाले की सहमति भी जानना है, वो इसके लिए मैटर करती थी, और ऑफर में वो ही सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपने अपनी विलिंगनेस जो एक्सप्रेस करी है वो किस पर्पज से करी है? कि आप अदर पार्टी, सामने वाली पार्टी की क्या कर लो? असेंट ले लो। ये चीज आ गई समझ में? अब इसी के लिए आपके मॉड्यूल में एक बहुत ही शिक्षाप्रद एग्जाम्पल देके रखा हुआ है, ध्यान से सुनना लड़कों। यहाँ पे इन्होंने ऐसा बताया था कि ए नाम का बंदा है, ठीक। अगर वो कोई बी नाम की लड़की के पास में जाता है तो उसको वो जाके कभी ऐसा नहीं बोलेगा ए शादी कर ले मुझसे, ठीक है। वो हमेशा जाके क्या पूछेगा? विल यू मैरी मी। मतलब हमेशा जब आप सामने वाले को ऑफर दे रहे हो तो आपको उससे उसकी कंसेंट लेनी है, क्योंकि अमिताभ जी ने बता के रखा था नो मीन्स नो, ठीक है। तो सामने वाले की असेंट लेना बहुत जरूरी है। तो ये जो असेंट है, मतलब आपने विलिंगनेस जताई है, एक्सप्रेस करी है, बहुत बढ़िया बात है, मगर ये किस पर्पज से करी थी? कि आप सामने वाले की असेंट ले लो। क्लियर है तब? अब ये जो ऑफर है दो टाइप का हो सकता है, या तो ये पॉजिटिव होगा या फिर ये नेगेटिव होगा। और पॉजिटिव नेगेटिव सुन के हमेशा अब हमें क्या याद आता है? कोविड। वो तो गई पुरानी बातें थी, अब उसको भूल जाओ। अब पॉजिटिव नेगेटिव से अपन को क्या समझना है? यहाँ पे ऑफर की बात हो रही है। मतलब जब आपका ऑफर है कुछ करने के लिए तो फिर तो ये कैसा रहेगा? पॉजिटिव। और जब ये ऑफर कैसा है? कुछ नहीं करने के लिए, तो फिर ये कैसा हो जाएगा? नेगेटिव, ठीक है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे बोला पारुल को, ठीक है, कि मैं इसको क्या करूंगी? अपनी कार बेच रही हूँ, और बदले में क्या करेगी? मुझे उसके लिए पैसे देगी। तो ये कैसा था? पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्ट था, ऑफर था कि मैंने इसे कुछ करने के लिए बोला, ठीक। अब अगला एग्जाम्पल समझना। ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो एक कोई मशहूर सा एक्टर था, वो कार से निकला रात में और अचानक से उसने गाड़ी फुटपाथ पे चढ़ा दी। मैं नाम नहीं लूंगी वो कौन सा मशहूर एक्टर था, ठीक है। तो वो मशहूर एक्टर ने क्या करा? गाड़ी उधर फुटपाथ पे चढ़ा दी, और फुटपाथ पे खड़ा था एक अभिषेक नाम का एक्टर, और वो जाके उसकी लग गई। अब इस एक्टर ने बहुत जिद करी कि सुन भाई, मेरे ऊपर वैसे ही बहुत केस चल रहे हैं, तू एक अगला केस मत करना, है ना। तू भले ही लगे तो मेरे से जो तेरी मरहम पट्टी के पैसे लग रहे सब ले लेना, तेरी गाड़ी रिपेयर करानी, जो करना है सब दे दूंगा, बस तू मेरे खिलाफ केस मत करना। मतलब ये वाला ऑफर कैसा था? कि अगर तूने केस नहीं करा तो फिर तो मैं सारा खर्चा उठाने को रेडी हूँ। तो ये ऑफर कैसा हो गया अभी? नेगेटिव वाला, क्योंकि किसके लिए था? फॉर नॉट डूइंग एनीथिंग, ठीक है। तो एसेंशियल्स ऑफ ऑफर, सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या ऑफर के लिए? कोई ऑफर देने वाला होना चाहिए, कोई ऑफर लेने वाला भी होना चाहिए, ठीक है।
अगली चीज, ऑफर बताना पड़ेगा या फिर सामने वाला ऐसे इशारों इशारों में सब समझ जाएगा? बताना पड़ेगा, हमेशा आपको एक्सप्रेस करनी है अपनी विलिंगनेस। और ये विलिंगनेस क्यों एक्सप्रेस कर रहे हैं? अदर पार्टी की असेंट लेने के लिए। क्लियर है ये? और लास्टली क्या बोला था? ऑफर दो टाइप का हो सकता है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। क्लियर है यहां तक? चलो अब बढ़े नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट अपन को जो देखना है वो क्या है? काइंड्स ऑफ ऑफर। काइंड्स का मतलब यहाँ पे हमें क्या बताने वाले हैं? टाइप्स की ऑफर कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑफर बताए हैं वो कितने टाइप के बता के रखे अपन को? 5 टाइप के ऑफर बता के रखे। अब एक एक करके अपन इन्हें स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहला जो अपन यहाँ पे देखेंगे वो कौन सा है? एक तो जनरल है और उसी के साथ में अपन इसको देखेंगे स्पेशल ऑफर को। ठीक, अब सोचो ये जनरल और स्पेशल, इन दोनों को अगर सिर्फ बेसिक वर्ड का मतलब समझे तो क्या होता होगा? स्पेशल यानी कोई समवन स्पेशल हो, है ना? और जनरल यानी ऐसे हर कोई आ जाएगा उसमें तो। ठीक है, अब अच्छा एक चीज समझना, अगर अपन रेलवे में टिकट कराते हैं, एक तो होता है एसी वाला डब्बा, वो सिर्फ किसको मिलेगा? जिसने एसी वाला टिकट लिया होगा। फिर एक होता है जनरल वाला डब्बा जिसमें हर कोई चढ़ जाता है, मतलब वो हर किसी के लिए। तो वैसे ही अगर मैं ऑफर की बात कर रही हूं तो जो जनरल ऑफर होता है वो किसके लिए होता है? पब्लिक एट लार्ज के लिए, मतलब वो पूरी की पूरी जनता के लिए होता है। आओ जिसको ये ऑफर का लाभ उठाना है उठा सकता है। ठीक है, मगर जब मैं स्पेशल ऑफर की बात करूं तो ये किसके लिए होता है? सिर्फ एक स्पेसिफाइड पर्सन के लिए ही होता है। अंकुश अगर अपना ऑफर लेके गया था तो किसके पास गया था? श्रद्धा के पास गया था। ऐसा तो नहीं कि वो चौराहे पे जाके खड़ा हो गया था, अरे आजा भाई जो भी आ रही जिंदगी में, मेरे को तो कोई भी चलेगी। हाँ, ऐसा तो नहीं था। मतलब इसका ऑफर स्पेसिफिक पर्सन के लिए था, ना कि पब्लिक एट लार्ज के लिए कि कोई भी लड़की जो आ जाए तो आ जाए भाई, अपने को ऐसे कोई भेदभाव नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं था। मतलब अंकुश का ऑफर कैसा वाला था? स्पेसिफिक था, स्पेशल ऑफर था। ठीक है, स्पेशल का ही दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक ऑफर। तो जब ऑफर किसको दिया जा रहा है? किसी स्पेसिफाइड पर्सन को, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? स्पेशल ऑफर या फिर स्पेसिफिक ऑफर। और जब ये ऑफर किसको दिया गया है? पब्लिक एट लार्ज को, तो फिर ये कैसा हो जाएगा? जनरल ऑफर। जैसे देखा है कभी अपन बिग बाजार या कहीं पे जाते हैं, वहां लिखा होता है ऑफर धमाका, 4 बिस्किट के पैकेट खरीदने पे 1 पैकेट मुफ्त। अब इसमें कोई भेदभाव है क्या? कि सिर्फ लड़की आएंगी तो हम ये ऑफर उन्हें ही देंगे, लड़कों के लिए ऑफर नहीं है, ऐसा कुछ करते क्या वहां पे? नहीं। तो ये ऑफर कैसा था? जनरल पब्लिक सबके लिए था, तो ऐसा ऑफर को अपन क्या बोलते हैं? जनरल ऑफर। ठीक है, मगर कई बार ऐसा होता है जैसे ज्वेलरी की दुकान है, कोई सी अलग शॉप हो या कोई भी कैफे होता है, तो वहां पे ऐसा बोलते हैं कि अगर आप आपके बर्थडे वाले दिन आए हो तो हम आपको स्पेशल डिस्काउंट देंगे। अब ये बर्थडे वाला डिस्काउंट सिर्फ किसके लिए होता है? जिसका बर्थडे होगा। क्या वो सबको देने वाले हैं क्या उस दिन? नहीं। मतलब ये कैसा ऑफर हो गया? स्पेशल वाला। क्लियर हुआ ये? ठीक है, अब जनरल ऑफर जो है दिया किसको गया है? पब्लिक एट लार्ज को। अब इसमें से कोई भी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है, मगर जो स्पेशल ऑफर था वो दिया किसको गया था? किसी स्पेसिफिक पर्सन को। तो फिर उसको एक्सेप्ट भी कौन करेगा? वो स्पेसिफिक पर्सन ही। ऐसा होगा क्या कभी कि पाटीदार जी लड़की देखने गए, इन्होंने हाँ करी थी छोटी बहन को, मगर बड़ी बहन ने हाँ कर दी पलट के? ऐसा तो नहीं होगा। मतलब ऑफर जिसके लिए था वो ही हाँ बोलेगा कि कोई भी उठ के बोल देगा? ये तो क्लियर है। मतलब स्पेसिफिक ऑफर में क्या मैटर करता है? कि इसको एक्सेप्ट कौन कर सकता है? सिर्फ वो स्पेसिफिक पर्सन जिसको ऑफर दिया गया था। क्लियर हो गया ये? ठीक है, तो जनरल ऑफर में क्या बोला? एनीवन कैन एक्सेप्ट अंटिल ऑफर इज विड्रॉन। एक कंडीशन यहाँ क्या आ जाती कि जब तक ये ऑफर विड्रॉ नहीं हो जाता। वो बिस्किट के पैकेट पे ऑफर कल था, जरूरी क्या कि वो अगले 4 महीने बाद भी रहेगा? जब तक वो ऑफर है तब तक तो कोई भी उसको एक्सेप्ट कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज हो गई क्लियर? ठीक, अब थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट आएगा और अपनी क्लास में भी। अब हमारी जिंदगी में एंट्री होने वाली है केस लॉ की। अब ये केस लॉ क्या होते हैं? कभी सुना है ऐसा कुछ? चलो, कोर्ट कचहरी ये सब सुना है कभी? सनी पाजी को जानते हो? तारीख पे तारीख, जज साहब तारीख पे तारीख। परेशान था इंसान। वो किस मैटर से परेशान था? कि वहां पे क्या होता है? तारीख पे तारीख लगती रहती है। चलो, अब अगर अपन ये केस लॉज की बात करें तो कभी ऐसा अपन को सुनने में आता है, न्यूज में चलता रहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया, एक मैटर गया था वहां पे,
ऐसा चलती रहती खबरों में कि सुप्रीम कोर्ट में कोई सा मैटर गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर पास करा, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर पास करा, ये सब चलता रहता है, ठीक है। अब वैसी ही चीज क्या होती है, केस लॉज में होती है, ठीक। अब केस लॉ मतलब यहाँ पे आपको क्या करेंगे, ये कोई कहानी बताएंगे, एक पुराना केस जो हो चुका होगा। मगर मुझे पहले सबसे पहले चीज बताओ कि पुराने केस पढ़ने का मतलब क्या है, कोई सेंस है क्या, मतलब ये पुरानी बातों को याद करने का या ये जानने का कि किसके मैटर में क्या हुआ था, हमें क्या करना उससे, कुछ तो पर्पस होगा तभी बुक में डाला है ये। अच्छा अब सोचो, अभी वो सनी पाजी क्यों दुखी थे, क्योंकि तारीख पे तारीख लगती जाती और इंसाफ मिलता नहीं, और तारीख पे तारीख लगती क्यों है, क्योंकि केसेस कितने सारे भरे पड़े कोर्ट्स में, n नंबर ऑफ केसेस है, ठीक है। अब अगर मान लो कोई सिमिलर मैटर होता है, जैसे मान लो किसी के साथ कोई मैटर हुआ था, वैसे ही मिलता जुलता मैटर मेरे साथ भी हुआ, अभी मैं फिर से यही सेम टू सेम पैटर्न का केस अगर वहां कोर्ट में लेके जाऊंगी, फिर वो सालों साल चलेगा। अल्टीमेटली तुम्हें भी पता है कि डिसीजन कैसा आएगा, जैसा उस केस में आया था। फिर क्यों ना मैं उसी केस का रेफरेंस लेके अपने केस में लगा के सीधे फैसला नहीं कर लूं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो अब यही तरीका यहाँ पे हमें इन्होंने सिखाया है कि हम केस लॉ का रेफरेंस लेते हैं। रेफरेंस लेना मतलब, अच्छा एक नॉर्मल अपने इंडिया में चलते से किसी की तबीयत खराब होती है तो अचानक से कोई सी भी बुआ चाची कहीं से आ जाएंगे और बोलेंगे अरे वो मेरे जलंधर वाले फूफा जी को भी ऐसा ही हुआ था, हमने तो उनको बढ़िया काढ़ा बना के दिया और कल से तो दौड़ने लग गए थे वो, तुम तो उसको काढ़ा ही पिलाओ। मतलब इन्होंने क्या करा, मान लिया कि ये सिमिलर प्रॉब्लम वो जलंधर के फूफा जी को भी हुई थी और ये इस बच्चे को भी हो रही है, हम इसको भी वही सेम काढ़ा पिलाएं तो इसकी तबीयत में भी आराम हो जाएगा। मतलब इन्होंने क्या करा था, उस काढ़े का रेफरेंस ले लिया कि अगर ये वहां वर्क कर गया तो फिर तो ये यहाँ भी वर्क कर जाएगा। ये चीज समझ में आ रही है। अब वैसे ही इन्होंने कंसेप्ट लगाया यहाँ पे कि अगर किसी के मैटर में वो जजमेंट पास हुआ था तो हम उसी केस को उठा के क्या करेंगे, सिचुएशन में लगा लेंगे और यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल लेंगे। ये चीज समझ में आ रही है। अब सबसे पहले यहाँ पे हमें केस में कुछ चीजें समझनी कि जब हम ऑफर के बारे में देख रहे थे तो हमने क्या देखा था, एक होता है ऑफर देने वाला और एक होता है ऑफर लेने वाला। वैसे ही जब केस होता है तो एक होता है केस करने वाला और एक होता है जिसके ऊपर वो केस होता है। ये चीज समझ में आ रही है। मैं यहाँ पे क्या किसी को नाम से बुलाऊंगी क्या, ये चीज तो हमने शुरू से क्लियर रखी कि हमारे में नाम नहीं लेते हैं, है ना। तो हमारे में नाम नहीं लेते तो कुछ तो बोलना पड़ेगा। मतलब वो ठीक है जेठालाल नहीं बोल सकते तो दया उसको टप्पू के पापा बोल लेती है, कुछ तो उसको एड्रेस करके बुलाएगी। तो अगर मैं उसका नाम नहीं ले रही हूँ पार्टी का तो फिर मैं क्या बोलूं, तो ऑफर देने वाले को मैं क्या बोलती थी, ऑफरर। अब यहाँ पे क्या चलते हैं वर्ड समझना, एक होता है प्लेंटिव और एक होता है डिफेंडेंट। इसको लिख लो, ये लॉ का बेसिक होता है। चलो सबसे पहले अगर अपन बात करें यहाँ पे प्लेंटिव, तो जो केस करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, प्लेंटिव। अब एक आसान सी चीज बताना, अगर मान लो मैंने इसके ऊपर कोई केस करा है तो ये क्या जाके मान लेगी कि हाँ जज साहब सही बोल रही मैडम, मैंने तो करा है ऐसा, ऐसा करेगी क्या, नहीं। एक नॉर्मल ह्यूमन नेचर क्या होगा, ये अपना बचाव करेगी कि नहीं मैंने तो ऐसा नहीं करा है। खुद का बचाव करना मतलब आप क्या कर रहे हो, अपने आप को डिफेंड कर रहे हो। क्रिकेट में सुना होगा सर डिफेंड खेलते हैं जब, मतलब आप क्या करते हो, बचते बचते खेलते रहते हो। तो बस वही चीज क्या होती है, एक जना क्या है जो केस कर रहा है तो उसको अपन ने बोला प्लेंटिव, और जिसपे केस करा होगा वो डेफिनेटली क्या करेगा, अपना बचाव करेगा, खुद को डिफेंड करेगा, तो उसका नाम ही अपन ने क्या रख दिया, डिफेंडेंट, क्योंकि हमें पता था खुद को डिफेंड नहीं करने वाला है। ठीक है, तो जो केस करता है वो कौन है, प्लेंटिव, और जिसपे केस हुआ वो क्या कहलाएगा, डिफेंडेंट। ये चीज समझ में आ गई। फिर एक कोर्ट में कौन बैठते हैं, जज साहब, और ये जज साहब क्या पास करते हैं, ऑर्डर, या फिर इसी को हम और क्या कहते हैं, जजमेंट। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। अब तुम्हें जब कोई केस दिया होगा तो केस में सबसे पहले क्या होता है, पार्टीज के नाम लिखे जाते हैं। मतलब ये प्लेंटिव डिफेंडेंट तो ठीक है, मगर एक्चुअल में भी वो केस किसके बीच में हो ये तो बताना पड़ेगा। अब उसको बताते किस तरह से समझना, जैसे मान लो अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है तो उसको अपन कैसे बोलते हैं,
इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है, मतलब जब भी मुझे दो लोगों के बीच में कुछ बताना तो मैं वहां पे क्या लगा देती हूँ, वर्सेस लगा देते हो ऐसे, ठीक है। सेम टू सेम चीज अपन यहाँ भी करने वाले, अपन दोनों पार्टी के बीच में, जैसे मान लो मेरे और पाटीदार जी के बीच में केस हुआ, तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगी, इनको पूरी इज्जत दे दें पाटीदार जी को। चलो, तो ये केस कैसे लिखा जाएगा, कीर्ति वर्सेस पाटीदार जी, मतलब ये केस किसके बीच बीच का था, मेरे और पाटीदार जी के बीच में केस हुआ था। एक ने केस करा है और दूसरा क्या है, उसको डिफेंड करेगा, तो एक प्लेंटिफ और एक क्या है, डिफेंडेंट। ये चीज समझ में आ गई, तो केस का नाम इस तरह से लिखा जाता है। उसके बाद में कहीं भी अगर आप बुक में जब केस लॉ देखोगे, आपको ना कहानी पूरी होने के बाद में बीच में कैसा वर्ड दिखेंगे, इट वॉज हेल्ड दैट, और जहां ऐसा लिखा हुआ दिख जाए इट वॉज हेल्ड दैट, मतलब समझ जाना ये फैसले की घड़ी आ गई है। ये यहाँ पे आपको क्या बता रहे हैं कि इस पूरे केस में जजमेंट क्या पास हुआ था, ऑर्डर क्या पास हुआ था, ठीक है। चलो, अभी इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे आ जाते हैं वापस से अपन, हम क्या देख रहे थे अभी, जनरल ऑफर और स्पेशल ऑफर। अब जनरल ऑफर में सबसे पहले हमें केस लॉ देके रखा है जिसका नाम क्या है, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी। अब ये इतने भलते नाम कहाँ से लेके आए होंगे, क्योंकि ये इंडिया का केस नहीं था, ये केस कहाँ का था, बाहर का था। तो ये बाहर का केस इधर क्यों डाल दिया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था, मगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बाद में साल क्या लगे थे, 1872। तब इंडिया में किसका राज चल रहा था, ब्रिटिशर्स का, तो मतलब ये कानून भी किसकी देन है, ब्रिटिशर्स की। तो ये अपने वाले ही केस यहाँ पे डाल के गए हैं। तो सबसे पहले इसमें केस बताया कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी। अब जब भी अपन कोई केस लॉ पढ़ेंगे ना, उसका तरीका अपन एकदम कहानी सुनने जैसा रखेंगे, ठीक है, क्योंकि कहानियां हमें याद रह जाती हैं, तो हम इसको कहानी की तरह समझते हैं। तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता देती हूँ उसमें कौन कौन था। दो पार्टी कौन दिख रही है यहाँ पे तुम्हें, एक तो कार्लिल है और दूसरा कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी, ठीक। तो एक तो कंपनी है और एक कार्लिन नाम की कोई महिला है, ये मैंने तुम्हें पहले ही बता दी, क्योंकि अपने आसान होता है आइडेंटिफाई करना कि हेमा रेखा है तो मतलब महिला होगी, जीतू जिनेंद्र और ऐसे नाम है मतलब ये लड़का होगा, मगर इनके यहाँ तो नाम भी ऐसे होते कि आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि लड़का है कि लड़की है। तो ये मैंने तुम्हारे लिए आसान कर दिया, कार्लिल जी एक महिला है। अब दूसरी पार्टी कौन सी बता के रखी है, कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी। क्या लगता है इस कंपनी के नाम से क्या करती होगी ये, स्मोक बॉल, नहीं जो तुम सोच रहे हो तो बिल्कुल भी नहीं, बाकी तुम्हारी सोच को सलाम करती हूँ मैं। इसका कुछ भी वो नशीले पदार्थ से लेना देना नहीं था, ठीक है। इस शहर को ये क्या हुआ है ना, चारों तरफ धुआं धुआं, ऐसा कोई केस नहीं था। ये स्मोक बॉल बेसिकली एक दवाई थी, ठीक। अब समझना, जैसे अभी एक कोई बीमारी फैली थी कोविड वाली, वैसे उस जमाने में एक बीमारी फैली थी इन्फ्लुएंजा, ठीक। अब ये जो कंपनी थी, इस कंपनी ने क्या करा था, एक दवाई बनाई थी जिसका नाम क्या था, स्मोक बॉल था। और इस कंपनी का ऐसा दावा था कि जो भी ये दवाई यूज करेगा, हम गारंटी लेते उसको इन्फ्लुएंजा होगा ही नहीं, और अगर मान लो हो गया तो फिर हम उसको मुआवजा देंगे। कितना मुआवजा दे रहे थे ये, 100 पाउंड का, रुपीज नहीं लिखा, पाउंड लिखा है क्योंकि ये बाहर की बात हुई थी, ठीक है। समझ में आ गया क्या चल रहा था, एक कंपनी थी जिसने दवाई बनाई और क्या दावा करा कि अगर ये दवाई कोई भी लेता है तो दवाई लेने के बाद में उसको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, और फिर भी हो गया तो हम तो क्या करेंगे, उसको मुआवजा दे देंगे, ठीक है। अब कार्लिल नाम की एक महिला थी, उसने जाके क्या करा, ये स्मोक बॉल खरीदी, स्मोक बॉल ले ली, और उसके बाद जैसा कि हम जानते हैं वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है ना, वो ये दवाई लेके भी इन्फ्लुएंजा लेके बीमार हो गई, मतलब उसने दवाई ली फिर भी इन्फ्लुएंजा हो गया। अब तुम तो मुझे पहले ही बताओ, क्या ये इन्फ्लुएंजा होने के बाद में इस कंपनी से वो अमाउंट दावा कर सकती है क्या कि आप मुझे अमाउंट दो, पर क्या कार्लिल जी और कंपनी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था क्या। अच्छा, अब मुझे वापस से बताना, जब कंपनी ने ऐसा दावा करा कि ये जो भी लेगा स्मोक बॉल उसको नहीं होगा इन्फ्लुएंजा, और होता है तो हम पैसा देंगे, ये कंपनी ने ऑफर किसको दिया, सभी को ही दिया, जनरल पब्लिक के लिए था कि जो भी ये लेता है उसके लिए ऑफर है। फिर उस हिसाब से क्या कार्लिल जी ने अगर ये स्मोक बॉल खरीद ली, तो ऐसा मैं मान लूं कि ये जनरल ऑफर था, सभी के लिए था, जिसने वो एक्सेप्ट करा, मतलब कोई भी एक्सेप्ट कर सकता था, अगर इन्होंने स्मोक बॉल ली मतलब क्या हुआ, इन्होंने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। तो देखा जाए तो कार्लिल और ये स्मोक बॉल कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया था,
तो क्या कार्लिल जी यहाँ पे पैसा क्लेम कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। भले इनका अलग से कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, मगर कंपनी का ऑफर कैसा था? जनरल ऑफर था, सबके लिए था, तो फिर उसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता था। आया समझ में ये? तो यहाँ पे जजमेंट क्या बता के रखा था? रिवॉर्ड ऑफ 100 पाउंड टू पर्सन कॉन्ट्रैक्टिंग इन्फ्लुएंजा। तो ऐसे केस में क्या बोला गया था कि कार्लिल जी यहाँ पे पूरा राइट रखती कि वो क्या कर सकती है? अमाउंट क्लेम कर सकती है। क्लियर हुआ इतना? अब अगला स्पेशल ऑफर में क्या पढ़ा अपन ने अभी? किसके लिए होता है? कौन एक्सेप्ट कर सकता है? जिसको दिया है वही एक्सेप्ट करेगा या कोई भी आगे कर सकता है? जिसको दिया वो ही एक्सेप्ट करेगा। अब ये कहानी किसकी है? बोल्टन वर्सेस जोन्स के केस की। चलो, अब इस कहानी में ना सबसे पहले एक था जोन्स और एक था ब्रोकलहर्स्ट, जिसको अपन शॉर्ट में भी बी बोल रहे हैं, ठीक, क्योंकि बहुत ऐसा अजीब सा ही नाम है। अब ये जोन्स और ब्रोकलहर्स्ट के बीच में क्या होती थी? बिजनेस की डीलिंग्स चलती रहती थी, ठीक। अब बिजनेस की डील चलती रहती थी, मगर उतने बीच में क्या हुआ? ये जो ब्रोकलहर्स्ट था, इसने अचानक से क्या करा? अपना धंधा किसी और को बेच दिया। और ये धंधा इसने बेचा किसको? बोल्टन को, ठीक है। मतलब अब ब्रोकलहर्स्ट का जो धंधा था कौन ने ले लिया? बोल्टन ने। और इसका धंधा अब कौन चला रहा है? बोल्टन। अब बोल्टन भाई शाना था, उसको क्या लगा कि वाह यार, इन दोनों की तो बिजनेस डील चली रही थी, मतलब जोन्स क्या कर रहा था? यहाँ से इससे माल मंगवा रहा होगा, और ये क्या करा इसने कि चलो धंधा मेरे पास आ गया। ये जोन्स इसके साथ बिजनेस डील कर रहा था, तो इसने क्या करा? धंधा ले लिया, और उसके बाद भी बोल्टन ने क्या करा? माल सप्लाई चालू रखा। इसको लगा क्या कि फ्री में कस्टमर मिल रहा है, बढ़िया है, क्या दिक्कत है। तो बोल्टन इस तरह से उसको माल सप्लाई करता रहा। मगर एक दिन तो आएगा जब पैसे लेने की बारी आएगी, तब तो पता चल जाएगा जोन्स को कि ये धंधा अब ब्रोकलहर्स्ट नहीं, कौन चला रहा है? बोल्टन। अब जिस दिन फाइनली पैसे लेने की बारी आई, तो तुम तो मुझे बताओ, क्या बोल्टन जोन्स से पैसा मांग सकता है? जोन्स माल सप्लाई करता रहा, और मतलब बोल्टन माल सप्लाई करता रहा, जोन्स को माल मिलता रहा, और अब आखिरी में जोन्स बोल रहा है कि मैं तो पैसे नहीं दूंगा। चलो, अब एक आसान सी चीज समझना। अगर मेरी एक खाने की दुकान है, ठीक है, जो कि मैं बताऊंगी है भी चलो, अगर मेरी एक खाने की दुकान है, ये पाटीदार जी मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझसे अग्रीमेंट करा कि मैं आपके यहाँ से सामान लिया करूंगा। मैंने अचानक से ना एक दिन अपनी दुकान किसी और को बेच दी, और उसके बाद में जिसको मैंने दुकान बेची ना, वो शाणे ने क्या करा? माल सप्लाई चालू रख दिया। पाटीदार जी ने तो मेरे भरोसे पे मुझसे दुकान सामान लिया था, जो डील थी उन्होंने मुझसे करी थी, क्या उस बंदे से करी थी? क्या नहीं। मतलब पाटीदार का जो ये सामान खरीदने का ऑफर था, किसके लिए था? मेरे लिए, स्पेसिफिक पर्सन के लिए था। तो फिर इस ऑफर को एक्सेप्ट करने का राइट भी किसका था? सिर्फ और सिर्फ मेरा। क्या कोई दूसरा उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता था? क्या नहीं। सेम टू सेम चीज इधर हुई। धंधे का जो भी डीलिंग थी किसके साथ हुई थी? ब्रोकलहर्स्ट के साथ में, मगर ये बोल्टन शाणे ने क्या करा? माल सप्लाई चालू रखा। अब जब ये पैसा मांगने जाएगा और अगर जोन्स ने मना करा, तो फिर कोर्ट भी इसी का साथ देगा। मतलब कोर्ट ने सीधे सीधे क्या बोला कि ये जो जोन्स है, ये लायबल नहीं होगा गुड्स के पेमेंट के लिए, क्योंकि इसने जो ऑफर दिया था वो कैसा था? किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए था। उस ऑफर को एक्सेप्ट करने का राइट भी किसको है? सिर्फ और सिर्फ उस स्पेसिफिक पर्सन को है। कोई दूसरा एरा गैरा आके उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अब जो तुमने ही अपना डेढ़ शाणापन दिखाया है, तो फिर उसको तुम ही बेयर करोगे। तो इन्होंने साफ साफ क्या बोल दिया? जोन्स नॉट लायबल टू पे फॉर गुड्स। ये चीज हो गई क्लियर? दोनों केसेस में डिफरेंस क्या था समझ में आ गया? एक ऑफर कैसा था? जनरल पब्लिक के लिए था, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता था, जिसने भी वो सामान लिया उसका क्या मान लेंगे अपन कि ऑफर एक्सेप्ट हो गया। सेकेंड केस में क्या हुआ था? ऑफर किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए था, कोई दूसरा अगर आके उसको एक्सेप्ट करना चाहे तो उसको नहीं कर सकता। क्लियर है इतना? चलो, अब एक और टाइप ऑफ ऑफर देख लेते अपन आज, क्रॉस ऑफर। क्रॉस का मतलब क्या होता है? ऐसा होता है क्रॉस, ठीक। अच्छा, कभी वो देखा है क्या तुमने, ऐसे वो रामायण वगैरह आती थी उस टाइम, तो वो रामायण में क्या होता था? यहाँ से एक वो राम भगवान तीर चलाते थे, फिर वहां से रावण एक तीर चलाता था, अल्टीमेटली आके क्या होता था? दोनों तीर खत्म। क्या राम मरे? क्या रावण मरा? नहीं।
दोनों के जो भी तीर थे आए मिले और वहीं के वहीं मैटर खत्म, कुछ भी बचा क्या उसमें? नहीं। सेम टू सेम होता है किसमें? क्रॉस ऑफर में। क्रॉस ऑफर में भी क्या हुआ, ऐसे एक यहाँ से ऑफर आया, एक ऑफर यहाँ से आया और दोनों आपस में आके खत्म। तो फिर ये ऐसे कैसे ऑफर आ रहे होंगे? अच्छा अब एक चीज समझना, जैसे मान लो मैं यहाँ से मैसेज कर रही थी पारुल को, क्या कि मेरा जो भी मोबाइल है मैं तुम्हें 10,000 में बेचने को रेडी हूँ। वहीं से पारुल भी टाइपिंग आ रहा था ऊपर, पारुल भी वहां से लिख रही थी कि मैं आपका मोबाइल 10,000 में खरीदने को रेडी हूँ। देखा जाए तो हम दोनों का ऑफर सेम हो गया, मैं 10,000 में बेच रही थी, वो 10,000 में खरीद रही थी। अब हम दोनों ने सेम ही टाइम पे एकदम सेम टू सेम ऑफर दे दिया। अब ये तो डिसाइड हो नहीं सकता कि किसको ऑफर माना जाएगा, मतलब डिफरेंस तो है ना। मैंने ऑफर दिया था कि मैं बेच रहा हूँ, उसने ऑफर क्या दिया? खरीद रही। अब ये कैसे समझ में आएगा कि किसने किसका ऑफर एक्सेप्ट करा है? ये तो समझ आ ही नहीं सकता। मतलब इन्होंने क्या बोला कि जब दो पार्टीज क्या करती हैं? एक्सचेंज करती हैं आइडेंटिकल ऑफर। आइडेंटिकल का मतलब सेम टू सेम, बिल्कुल सेम ऑफर इन्होंने क्या करा? एक्सचेंज करा है, ठीक है। इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स ऑफर, मतलब क्या इसको पता था कि मैं यही ऑफर कर रही हूँ ना, मुझे पता था कि ये भी यही ऑफर कर रही होगी। मतलब हम दोनों ने एक दूसरे के ऑफर के इग्नोरेंस में आके क्या करा? दोनों ने सेम टू सेम ऑफर ही कर दिया। तो इसको अपन ने क्या बोला? ये क्या होता है? क्रॉस ऑफर। और ऐसे केस में कोई भी बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा का मतलब, बाइंडिंग का मतलब समझ में आता है? जैसे बुक फट जाती थी उसकी बाइंडिंग कराते थे, क्या करते थे? वो बिखरे हुए पेजों को साथ में जोड़ देते थे। बस वैसे ही बाइंडिंग का मतलब क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट बना तो है मगर वो कॉन्ट्रैक्ट आपको किसी बंधन में बांध रहा है या नहीं, मतलब आप उसकी कंडीशंस मानने के लिए मजबूर हो या नहीं, उसको अपन क्या बोलते हैं? बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आप क्या हो चुके हो? इस कॉन्ट्रैक्ट में बंध चुके हो, अब आपको उसको मानना है, ठीक है। अगर इस तरह का कोई क्रॉस ऑफर है तो क्या उस केस में कोई बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बनेगा क्या? क्या इसको मेरी बात माननी है, मेरे को इसकी बात माननी है? क्या नहीं, क्योंकि यहाँ तो यही डिसाइड नहीं हुआ ना कि ऑफर किसका एक्सेप्ट होगा। तो ऐसे केस में कोई बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। क्लियर हुआ ये? अब जैसे एग्जाम्पल में क्या बताया यहाँ पे कि ए ने बी को क्या करा था? ऑफर दिया था कि वो क्या करेगा? इसको कार बेचेगा 2 लाख रुपए में, ठीक है। और सेम ही टाइम पे बी ने भी उसको क्या ऑफर दे दिया कि वो कार खरीदेगा 2 लाख में। अब कैसे डिसाइड करें कि किसका ऑफर एक्सेप्ट हुआ? मतलब ए के सेल का ऑफर एक्सेप्ट हुआ है या फिर बी के परचेज का ऑफर एक्सेप्ट हुआ है? तो इसलिए हमने क्या मान लिया? जाओ किसी का कुछ भी एक्सेप्ट नहीं हुआ, हम तो किसी का भी कोई बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं मान रहे। क्लियर हुआ ये? तो क्रॉस ऑफर के केस में क्या हो जाएगा? ये ऐसे क्रॉस हो गए और बात यहीं पे खत्म। तो जब दो पार्टी सेम टू सेम मतलब आइडेंटिकल ऑफर एक्सचेंज करती, वो भी एक दूसरे के ऑफर के इग्नोरेंस में, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? क्रॉस ऑफर। क्लियर हुआ ये सभी को? चलो अभी अपन ने क्या क्या देखे थे? सबसे पहले 4 एसेंशियल्स देखे। क्या है 4 एसेंशियल ऑफर के? सबसे पहले ऑफर देने वाला और लेने वाला, वो कौन होता है? ऑफरर और ऑफरी का होना जरूरी है। दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट है? विलिंगनेस, इच्छा होनी चाहिए और उसको जताना भी जरूरी है, मतलब उसको एक्सप्रेस भी करना है। फिर तीसरी चीज असेंट लेनी थी, ठीक है। और लास्ट क्या होता है? पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, ठीक है। फिर हम बढ़े थे किस पे? टाइप्स ऑफ ऑफर पे। टाइप्स ऑफ ऑफर में हमने सबसे पहला कौन सा देखा? जनरल ऑफर। जनरल मतलब जो किसके लिए होता है? पब्लिक एट लार्ज के लिए। कौन एक्सेप्ट कर सकता है? कोई भी, एनीवन कैन एक्सेप्ट अंटिल, जब तक वो ऑफर विड्रॉ नहीं हो जाता। अगर वो ऑफर ही वापस ले लिया गया तो बात अलग है, ठीक है। फिर दूसरा अपन ने कौन सा देखा था? स्पेशल ऑफर। स्पेशल ऑफर का मतलब जो किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए, इसको कौन एक्सेप्ट कर सकता है? सिर्फ वो स्पेसिफिक पर्सन जिसको ऑफर दिया गया था, ठीक है। फिर हमने इन दोनों में केस लॉ देखे थे। सबसे पहला हमने केस देखा था जनरल ऑफर का, वो किसके बीच में था? कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी में, ठीक है। क्या कहानी थी यहाँ की? स्मोकबॉल कंपनी ने एक दवाई बनाई थी और दावा करा था क्या कि जो भी ये लेगा उसको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा और अगर होता है तो हम क्या देंगे? 100 पाउंड। फिर कार्लिल जी कोई बीमारी हो गई तो क्या वो पैसा क्लेम कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन ने केस देखा था किसका? बोल्टन वर्सेस जोन्स वाला। इस केस में क्या हुआ था कि ये ऑफर स्पेसिफिक पर्सन के लिए था, तो यहाँ पे वो दूसरा बंदा पैसे की डिमांड नहीं कर सकता, ठीक है।
फिर लास्ट अपन ने अभी कौन सा देखा यहाँ पे, क्रॉस ऑफर, मतलब जब दो पार्टी सेम टू सेम आइडेंटिकल ऑफर एक्सचेंज करती है एक दूसरे के ऑफर के इग्नोरेंस में, तो ऐसे केस में कोई भी बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। क्लियर है ये सबको? कहीं कोई डाउट पूछ सकते हो बिना शर्माए, कितना भी सिली डाउट हो पूछ सकते हो। चलो ठीक है, फिर आज के लिए अपन इसको इतना ही रखते हैं, फिर आगे से अपन कंटिन्यू करेंगे कल। केस करने वाले को क्या कहते हैं अपन, और जिस पे केस हुआ उसको क्या बोलेंगे, डिफेंडेंट। जज साहब जो पास करते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, ऑर्डर या फिर जजमेंट। और जजमेंट तुम कैसे ढूंढोगे, उसमें जहां तुमको लाइन लिखी दिखेगी इट वॉज हेल्ड दैट, तो वहां पे क्या सुना रहे हैं, ये जजमेंट। क्लियर है ये? चलो बाय बाय।